नमस्कार दोस्तों जैसा कि रिसेंटली अभी राज्यसभा में एक कि इम्पोर्टेंट जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का जो रिपोर्ट टेबल्ड हुआ और ये जो रिपोर्ट है आपका लोकसभा में भी जो है टेबल्ड हुआ था अगस्त 2023 में और ये आपका 131st रिपोर्ट है। बेसिकली दोस्तों क्या है कि ये जो रिपोर्ट है ये आपका रिलेटेड टू यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को लेकर के है, जिसमें कई सारा बिग चेंजेस करने का बात किया गया, कई सारा इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दिया गया। और आप सभी लोगों को पता है कि जब भी भारत सरकार किसी भी कि कमेटी का जब गठन करती है और कोई इंपॉर्टेंट जब रिपोर्ट बनाती है तो उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे या उस पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक क्रिटिकल एनालिसिस करती है दोस्तों। सो उसी तरह दोस्तों ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ 131st रिपोर्ट डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस। तो फाइनली पहले क्या था कि लोकसभा में आया, दिन राज्यसभा में आया और कई सारा बिग अपडेट्स किया गया। लेकिन ये दोस्तों क्या एक रिकमेंडेशन है इस पार्टिकुलर कमेटी का। अब यहाँ पर अगर ये रिकमेंडेशन मान लीजिए कि यूपीएससी एक्सेप्ट करता है तो फिर ये अप्लाई हो सकता है। और देखते हैं कि फिर इस पार्टिकुलर वीडियो में कि क्या वो इंपॉर्टेंट जो है बिग रिकमेंडेशन है और साथ साथ जो है यूपीएससी की तरफ से क्या वो इंपॉर्टेंट रिप्लाई आया है दोस्तों। तो आपको वीडियोस के एंड तक जरूर बने हुए रहना है। उसका मेन रीजन ये है कि ऐसे विद्यार्थी जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका अपकमिंग एग्जामिनेशन है, और ऐसे विद्यार्थी जो प्लानिंग कर रहे हैं कि 2024-25 या फिर मान लीजिए 26 में उनको एग्जामिनेशन देना है, तो क्या वो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या यूपीएससी अब जो है फ्यूचर में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट लेने वाली है, और सबसे इंपॉर्टेंट इस रिकमेंडेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके साथ साझा हम करेंगे दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल कई सारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम का एक आर्टिकल था कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाई नंबर ऑफ इंजीनियर्स गेटिंग सिलेक्टेड इन सिविल सर्विसेज रिव्यू सिलेक्शन प्रोसेस रिकमेंड्स पार्लियामेंट पैनल। यानी ये पार्लियामेंट पैनल ने जो है ये सबसे पहला पॉइंट जो है यही उठाया है इस पार्टिकुलर रिपोर्ट में दोस्तों। और इस पार्टिकुलर रिपोर्ट में जो सबसे पहला पॉइंट है कि अब तक का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में हाई नंबर ऑफ जो इंजीनियर्स एंड जो आपका डॉक्टर हैं यही जो है नॉर्मल अब जो है ज्यादा से ज्यादा जो है सिलेक्शन ले रहे हैं, जिसके कारणवश कई सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट यहां पर है कि the panel highlighted that over 70% candidates selected through the civil service exam in recent year hailed from technical और medical background दोस्तों। मतलब ये है कि इसको हम नॉर्मल कह सकते हैं टेक्नोक्रेट्स, ठीक है। इस रिपोर्ट में पार्टिकुलर ये कहा गया टेक्नोक्रेट्स, यानी 70% यानी कि 100 में 70% जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या दे रहे हैं या सिलेक्शन हो रहा है, तो उसमें से ज्यादातर जो दोस्तों कौन है, तो आपके चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या फिर आपका मेडिकल बैकग्राउंड से है। तो इसमें यह भी कहा गया, पैनल ने यह भी कहा कि अगर मान लीजिए कोई बेहतरीन इंजीनियर सिविल सर्विस की तरफ मूव ऑन करता है तो हो सकता है हमारे देश को वो इंजीनियर जो है नहीं अच्छा मिल पाएगा, बैलेंस जो है हमारे देश का बिगड़ जाएगा, या अच्छा डॉक्टर जो है उसका भी बैलेंस बिगड़ सकता है। तो पहला रिपोर्ट का रिकमेंडेशन ये था दोस्तों। द पैनल सेड दैट दिस कैंडिडेट द कंट्री इज लूजिंग एक्सेप्शनल डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ड्यू टू दिस। अब सवाल ये है दोस्तों कि यहाँ पर यूपीएससी की तरफ से अब इसका क्या इंपॉर्टेंट जवाब आ सकता है। देखिए अगर हम बात करेंगे यूपीएससी के सिलेक्शन के प्रोसेस का तो काफी जो है ट्रांसपेरेंट होता है। आपको भी पता है दोस्तों, प्रीलिम्स है, देन इसके बाद मेंस है और फाइनली आपका इंटरव्यू का जो भी प्रोसेस होता है। तो कहीं ना कहीं जब हम मेंस का पेपर देते हैं तो वहां पर आपका नॉलेज का ऑलरेडी टेस्ट हो जाता है, जिसमें कई सारा जो सब्जेक्ट है वो ह्यूमैनिटीज से बिलोंग करता है और एक ऑप्शनल पेपर जो आपके चॉइस पे रहता है दोस्तों। और अगर हम बात करेंगे इंटरव्यू के प्रोसेस का तो वहां पर आपका जजमेंट, लॉजिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल वे, देन इसके साथ साथ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, डिसीजन मेकिंग पावर्स, ये सारा जो है आपका क्वालिटी चेक किया जाता है अंडर इंटरव्यू सेक्शन ओवरऑल दोस्तों। तो यहाँ पर पैनल ने ये पहला जो है एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दिया कि हाई नंबर ऑफ कैंडिडेट जो मेडिकल बैकग्राउंड से या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से सिलेक्शन होने से क्या हो रहा है कि हमारे देश के जो एक्सेप्शनल डॉक्टर और इंजीनियर्स हैं उसको हम लोग लूज कर रहे हैं, उसको हम लोग जो है खो रहे हैं दोस्तों। इसके साथ साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस था इस पार्टिकुलर रिपोर्ट में, आप देख सकते हैं कि यूपीएससी का क्या जवाब है। द डेटा परटेनिंग टू द एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट सिलेक्टेड थ्रू द सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्टेड फ्रॉम 2011 टू 2020, यानी कि साल 2011 से लेकर के साल 2020 तक ये रिवील्ड किया गया है इसमें कि द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट विद एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हैज सर्ज्ड फ्रॉम 46% इन 2011 टू 65% इन 2020। दैट मींस क्या हो गया दोस्तों
कि जो भी इंजीनियर बैकग्राउंड के लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं जिनका सिलेक्शन जो है सिविल सर्विस में हुआ है, तो साल 2011 में उनका जो परसेंटेज था वो 46% था और वो बढ़ करके दोस्तों साल 2020 में कितना हो गया है, तो आप 65% यहाँ पर नॉर्मल देख सकते हैं दोस्तों। उसी तरह का जो कंडीशन आपके मेडिकल बैकग्राउंड को भी लेकर के है, उसी तरह से जैसे कि however the proportion of candidate with a medical background selected for from 14% in 2011 to a mere 4% currently, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है कि मेडिकल बैकग्राउंड से थोड़ा सा जो है दोस्तों वो कम हुआ है दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट विथ ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, अब इसका क्या इंपॉर्टेंट मैटर है ये हम इसके बाद देखेंगे दोस्तों। इसके साथ साथ जो तीसरा इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था इस पार्टिकुलर रिपोर्ट का, उसमें ये बताया गया कि the committee further urged a reduction in the duration of the recruitment test, which is most important recommendations by the panel दोस्तों, by the parliament panel, which is most important because अभी क्या है कि अगर हम बात करेंगे सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन का, तो लगभग आप मान के चलिए कि एक लंबा प्रोसेस होता है, ऑन एन एवरेज 1 ईयर्स तो लग ही जाता है लगभग। तो इसमें ये सजेशन दिया गया है कि ये जो प्रोसेस को लगभग 6 मंथ के अंदर कर दिया जाए, लेकिन इसका जवाब भी आया यूपीएससी की तरफ से। अब आपको भी पता है दोस्तों कि सिविल सर्विस का जो पेपर है वो OMR बेस्ड होता है प्रीलिम्स में, मेंस में आपका सब्जेक्टिव है जिसमें लिखना पड़ता है और बाकी फिर आपका इंटरव्यू है। तो इस कंप्लीट इंटायर प्रोसेस में कह सकते हैं कि बच्चा जो अपना टाइम लेता है वो 1 साल का, एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो पूरे कंप्लीट 1 ईयर्स का होता है। लेकिन एक बात हम जरूर कह सकते हैं सिविल सर्विस के पेपर्स में कि ऑन एन एवरेज बिल्कुल टाइम पे एग्जाम होता है और बिल्कुल टाइम पे रिजल्ट्स भी आता है दोस्तों। बस वो कोरोना का जो समय था उसमें थोड़ा सा देर हुआ था दोस्तों, और वो होना भी था, आप समझ सकते हैं बात को। तो यहाँ पर 6 मंथ का टाइम फ्रेम दिया गया और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात कहा गया कि अडॉप्शन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, दैट इज कॉल्ड CBE। और आपको पता है दोस्तों आजकल हमारे देश में बैंक, SSC जितना भी एग्जामिनेशन होता है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। तो यहाँ पर पैनल ने ये बताया कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होना चाहिए दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या जो सजेशन है वो क्या क्या एक्सेप्टेंस होता है बाई यूपीएससी, देन इसके बाद क्या नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात होता है दोस्तों कि काफ़ी सारे बच्चे जो भी तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो सबका एक ही सपना होता है कि या तो हमको IAS करना है या फिर हमको IPS करना है। मान लीजिए अगर ये 2 सर्विसेज नहीं मिल पाया किसी कारणवश और अदर सर्विसेज कुछ मिलता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, तो कई सारे लोग क्या करते हैं कि उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं रहता, फिर क्या होता है कि अपना जो भी है उसी में फिर खुश हो जाते हैं, उसी पोस्ट को लेकर के, और उसी में अपना लाइफ को जो है गुजार देते हैं दोस्तों। तो ऐसा भी प्रॉब्लम होता है। तो कभी कभी जो सिविल सर्वेंट जो भी तैयारी करते हैं तो एक सपना से करते हैं, लेकिन वो सपना अगर वो साझा नहीं हो पाता है तो कोई दूसरा पोस्ट अगर मिला तो उसमें मन से काम नहीं कर पाते दोस्तों, जिसके कारण वर्ष क्या होता है कि भारत सरकार को भी जो है नुकसान होता है ओवरऑल। अभी आपको पता होगा कि सरकार ने एक और इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव दिया था कुछ ही समय पहले, इसी मंथ अगस्त में, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो आपका पर्सनल एंड ट्रेनिंग के जो जितेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने बताया कि लगभग हम लोग सिविल सर्विस के पेपर में लगभग आपका 3400 के आसपास जो वैकेंसी है उसको जल्द से जल्द फिलअप करने वाले हैं दोस्तों। तो उसका हम वीडियोस दे देंगे, बेल आइकॉन पे आप बटन पे क्लिक कीजिएगा तो वो वीडियोस भी आपको मिल जाएगा ओवरऑल, ठीक है। इसके बाद का जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है दोस्तों इस पार्टिकुलर पार्लियामेंट्री पैनल का, कि हाईलाइटिंग द रोल ऑफ सिविल सर्वेंट, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि एक्चुअल में सिविल सर्वेंट का रोल क्या है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी करने के लिए शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनको ये भी नहीं पता होता है कि एक IAS ऑफिसर का क्या वो इम्पोर्टेंट मेन उसका मतलब कि ड्यूटी है, क्या परफॉर्मेंस रहता है, देन इसके साथ और भी कई सारा बैकग्राउंड जो भी रहता है उसका दोस्तों। और अगर मान लीजिए अगर आपको पता भी है तो अदर जितनी भी अलाइड सर्विसेज है उसके बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो अब वो नॉलेज जो है आपको फिर मान लीजिए ट्रेनिंग में आया या फिर बाद में आया तो आपको फिर मन नहीं लगता है कि हम किस सर्विसेज में आ गए। कभी कभी होता है ना दोस्तों कि आपका सपना IPS करने का है, लेकिन अगर आपको इन फ्यूचर कुछ और मिल गया तो होता है कि आप उतना मन से काम नहीं कर पाइएगा, ऐसा भी फील होता है। तो यहाँ पर ये भी रिकमेंडेशंस दिया गया कि रोल ऑफ सिविल सर्वेंट एक्चुअल में है क्या, देन इसके साथ साथ किस तरह से एक ब्यूरोक्रेट और गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन होना चाहिए और कैसे वो ड्यूटी परफॉर्म कर पाएं, कैसे गवर्नेंस को ठीक कर पाएं और किस तरह से भारत सरकार का जो भी पॉलिसी है उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएं दोस्तों। ऐसा कई सारा इंपॉर्टेंट बातें इसमें बताया गया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। Providing civil servant with training that fosters a compassionate and understanding perspective towards various issues. Additionally, the panel suggested enhanced training for civil servant to effectively handle challenging law and order situation. आपको पता है दोस्तों कि
अगर एक आईपीएस ऑफिसर है तो उसके कंधे पे एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसी एक जिला का। जैसे मान लीजिए अगर वो एसपी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, तो उसके कंधे पे एक जिला का जो है पूरा भार होता है दोस्तों। कल होकर के कोई अगर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हुआ तो उस एसपी को ही जो है वो संभालना पड़ता है। कई सारे जगहों में क्या होता है कि वो एसपी जो है वो रिपोर्ट करता है डीएम को, और किसी किसी जगहों पे क्या होता है कि एसपी जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करता है दोस्तों ओवरऑल। जैसे कमिश्नरेट सिस्टम का आप नाम सुने होंगे। तो ये काफी अच्छा रिकमेंडेशंस था। अब हम इस रिपोर्ट की एक समरी कर देते हैं कि कौन से बैकग्राउंड से कितना परसेंटेज जो है अराइज हुआ है, कितना परसेंट जो है डिक्लाइंड हुआ है। देन इसके बाद हम इसको ज्यादा और लंबा नहीं करेंगे दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे रिपोर्ट समरी का, द डेटा शोड ओनली 2835 और 26.54% आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज। जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग दोस्तों 26.54% जो है आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सारे लोग हैं। वाइल द रेस्ट 834 और 7.8% आर फ्रॉम अदर बैकग्राउंड्स दोस्तों, ठीक है। The analysis of data showed there were 1001 candidates chosen in 2011, while it rose to 1363 in 2013 and then declined to 812 in 2018 दोस्तों, ठीक है। ये एनालिसिस एक्चुअल में ह्यूमैनिटीज को लेकर के है। यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल कि साल 2020 में 833 जो कैंडिडेट्स थे जो यहाँ से सिलेक्शन हुआ। व्हेन इट कम्स टू दोज विद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड द हाईएस्ट रिक्रूटमेंट वाज 717 इन 2016। यानी अगर हम बात करेंगे कि ऐसे बच्चे जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है तो उनका सिलेक्शन सबसे ज्यादा कब हुआ है, तो साल 2016 में 717 के आसपास हुआ है दोस्तों, विच वॉज 59% ऑफ 1209 कैंडिडेट्स चूजन फॉर सिविल सर्विसेज। इफ वन टेक प्रोपोर्शन, 2017 हैड 66% और 699 candidate were engineers out of 1056 candidates chosen as civil servant. The lowest was in 2012 और सबसे लोएस्ट कब हुआ है, तो साल 2012 में हुआ है। देखिए दोस्तों, ये एक्चुअल में पॉइंट मैं आपके सामने इसलिए लाया हूं बिकॉज ऐसे बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो थोड़ा सा और अलर्ट हो जाएं, बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कीजिए। साथ साथ इस पैनल का जो भी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, आप देखते हैं कि यूपीएससी की तरफ से क्या वो इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेंस होता है कि नहीं होता है। लेकिन आने वाले दिनों में जो भी एग्जामिनेशन का पैटर्न है या फिर पूछने का जो तरीका है सिविल सर्विस का, जैसे आपको पता है कि 23 में क्या हुआ, तो आने वाले दिनों में आपको अच्छे से और एफर्ट लगाना है, अपने प्रिपरेशन में जो है एक अच्छा सा बेहतरीन तरीके का काम करना है। और हमारे साथ आप जरूर जुड़े हुए रहें। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।